हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का 11 चैप्टर डेट इज़ न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कुषाण एम्पायर का डिक्लाइन, गुप्ता एम्पायर, इसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड उसके बारे में पढ़ेंगे, और गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन के बारे में हर्षवर्धन और सर्दन रीजन के जो रूलर्स हैं यानी कि पल्लवाज वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्यास, पल्लवाज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द डिक्लाइन ऑफ द कुषाण एम्पायर। द डाउनफॉल ऑफ द कुषाण एम्पायर बिगेन इन द 3rd सेंचुरी सीई। तो जो कुषाण जो एम्पायर है उसका डाउनफॉल 3rd सेंचुरी सीई में स्टार्ट हो गया था, और 4th सेंचुरी सीई के आसपास जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट है नॉर्थ इंडिया में वो बनना स्टार्ट हो गए थे, और वो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे जिनके पास क्या थे, स्मॉल किंगडम्स थे, छोटे छोटे राज्य थे। गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द किंगडम इन द मगध रीजन वॉज रूल्ड बाय द किंग नेम श्रीगुप्त। तो मगध रीजन का एक किंगडम था जिसको रूल किया जाता था श्रीगुप्त के द्वारा। इट इज़ सेड दैट ही बिलोंग टू द वैश्य कम्युनिटी, और ये वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एज दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड ऑफ द किंग बींग फ्रॉम द क्षत्रिय क्लैन ओनली। तो ये जो पहले के जो राजा हैं उससे बिल्कुल अलग थे, क्योंकि पहले के राजा क्षत्रिय क्लैन से आते थे और जो श्रीगुप्त हैं वो वैश्य थे। ही रूल्ड इन द पीरियड अराउंड 200 सीई। उन्होंने 280 सीई के आसपास रूल किया। हिज सन घटोत्कच टुक ओवर द रेंस एंड ही कंटिन्यू टू द रूल अबाउट 40 ईयर्स। तो उनके जो श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच, उन्होंने राज्य को संभाला और लगभग 40 सालों तक शासन किया। देन केम हिज सन चंद्रगुप्त। उसके बाद घटोत्कच के बेटे आए जिनका नाम था चंद्रगुप्त, और जो ये चंद्रगुप्त हैं वो गुप्ता डायनेस्टी से हैं, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिक्सड अप नहीं करना, वो अलग हैं और ये अलग हैं, नाम सेम है। सिंस देर इज अनदर किंग नेम चंद्रगुप्त, आफ्टर सम टाइम देयर आर रिकॉग्नाइज्ड एज चंद्रगुप्त वन एंड चंद्रगुप्त सेकंड। जो ये घटोत्कच के बेटे हैं चंद्रगुप्त, इनको बाद में चंद्रगुप्त वन बोला गया, और एक राजा और हुए इसी क्लैन में यानी कि इसी डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी में, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड बोला गया, जो इस पेज पर दिखाया गया है, इस टेबल में दिखाया गया है। ये रहे घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त वन एंड देन चंद्रगुप्त सेकंड। द नेबरिंग किंगडम ऑफ वैशाली वॉज अंडर द लिच्छावीज। तो इनके जो नेबर में थे वो वैशाली के किंगडम थे, लिच्छावीज के अंडर में। द लिच्छावीज वर सेड टू बी ऑफ नेपाली ओरिजन। और जो लिच्छावीज थे वो नेपाली ओरिजन के माने जाते हैं, लेकिन इंडिया में वो लोग क्या हो गए थे, सेटल्ड हो गए थे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, बहुत सारे जो राजा आए इंडिया के अंदर इन्वेड करने के लिए, फॉरेन इन्वेडर्स, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इंडिया में ही सेटल्ड हो गए। दे रूल्ड द किंगडम ऑफ वैशाली, और ये वैशाली के किंगडम पर रूल करते थे, विच कवर्ड पोर्शंस ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड बिहार। और आज के नॉर्थ बंगाल और बिहार का रीजन इस वैशाली के अंडर में आता था। दिस क्लैन ऑब्टेन पोजेशंस ऑफ पाटलिपुत्र, द कैप्चर ऑफ कुशान्स। और इन्होंने पाटलिपुत्र जो कैपिटल्स थी कुशान की, मतलब मौर्यंस के बाद जो कुशान आए थे उनकी कैपिटल जो पाटलिपुत्र थी, उसके भी एरिया को क्या कर लिया था, इन्होंने कैप्चर कर लिया था लिच्छावीज ने। इन द 4th सेंचुरी सी a लिच्छावी प्रिंसेस गॉट मैरिड टू अ किंग इन द मगध हु वॉज कॉल्ड चंद्रगुप्त वन। और 4th सेंचुरी सीई में लिच्छावी की एक प्रिंसेस थी, उन्होंने मगध के राजा यानी कि चंद्रगुप्त वन से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। चंद्रगुप्त वन के बारे में जानते हैं। द रूल ऑफ चंद्रगुप्त वन वॉज अंडर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कुमार देवी, और इस प्रिंसेस का नाम क्या था, कुमारा देवी, द लिच्छावी प्रिंसेस। कोइंस बियरिंग द फिगर्स ऑफ प्रिंसेस स्पीक द ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हर इन्फ्लुएंस। तो चंद्रगुप्त जो वन है वो इस जो प्रिंसेस हैं इसकी इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कोइंस बनाए थे इस प्रिंसेस की फिगर, मतलब प्रिंसेस की फ़ोटो वगैरह लगा के। चंद्रगुप्त वन बिकम द किंग ऑफ पाटलिपुत्र एंड एस्टेब्लिश अ किंगडम अलोंग द गंगा रिवर। तो जो चंद्रगुप्त वन है वो पाटलिपुत्र के राजा बन गए थे, और उन्होंने गंगा रिवर के किनारे पर अपना क्या किया था, राज्य स्थापित किया था। हिज किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू प्रयाग। इनका जो किंगडम है वो बंगाल से प्रयागराज तक फैल गया था। हिज द रेन ऑफ चंद्रगुप्त वन इज सेड टू हैव केम टू एन एंड इन अबाउट 330 सीई। और इनका जो शासन काल है वो 330 सीई के आसपास ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम इनके बेटे के बारे में बात करते हैं, जट समुद्रगुप्त। द चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाय द समुद्रगुप्त इन अबाउट 300
CE। तो जो चंद्रगुप्त वन है उनको किसने सक्सीड किया था? उनके बेटे समुद्रगुप्त ने 330 CE के आसपास, और उन्होंने लगभग 50 सालों तक शासन किया। Inscriptions on a pillar which was erected by the Ashoka has inscription on the Samundragupta on the other side। तो हमने जैसे कि पिछले चैप्टर्स में देखा था कि जो अशोका हैं उन्होंने धम्मा का जो वो है सीख है उसको पिलर्स पर खुदवाया था। तो एक साइड पर अशोका ने, तो उसके ही दूसरी तरफ समुद्रगुप्त मौर्य ने अपने समुद्रगुप्त ने क्या कर दिए थे? अपने इंस्क्रिप्शंस को क्या कर दिया था? उस पर खुदवा दिया था। After succeeding to the throne of the empire, he subdued the powers of revolting against his authority in the Gangetic plains and brought their domains under his rule। जब उन्होंने राजगद्दी पर वो बैठे तो उनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था, रिवोल्ट हो रही थी, उसको उन्होंने जो गंगा प्लेन के आसपास हो रही थी उसको उन्होंने सबड्यूड कर दिया था, दबा दिया था। और उन सारे जो जितने भी रिवोल्ट कर रहे थे उन सबको किस में कर दिया था? अपने रूल के अंडर कर दिया था, मतलब डोमिनियन स्थापित कर दिया था उन पर। ही इज सेड टू हैव लेड टू अ मिलिट्री कैंपेन अगेन अक्रॉस द दक्कन रीजन एंड ऑल्सो कंट्रोल द फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑफ विंध्या रीजन्स। उन्होंने दक्कन रीजन में भी अपनी सेना भेजी और वहाँ के फॉरेस्ट इलाकों पर अपना कब्जा किया, विंध्या के रीजन पे। ही परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ टू एस्टेब्लिश एंड डिक्लेयर दी सुपरमेसी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया अपनी सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए। हिज किंगडम इंक्लूडेड लोअर बंगाल, अपर असम एंड नेपाल। तो उनका किंगडम बंगाल, असम और नेपाल तक फैला हुआ था। ही लेड अनदर कैंपेन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट अक्रॉस द मॉडर्न डे उड़ीसा। उन्होंने एक अपनी सेना और भेजी ईस्टर्न कोस्ट के लिए, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और नर्दर्न तमिलनाडु के आसपास का इलाका था। ही कैप्चर्ड लार्ज टेरिटरीज, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टेरिटरीज क्या कर ली थी? कैप्चर कर ली थी। इवन दो ही लेट द किंग रिमेन इन पावर एज अ लोकल रूलर्स, लेकिन फिर भी वहाँ के राजाओं को इन्होंने गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि लोकल रूलर्स जो हैं उनके नाम पर उनको रखा कि भाई अपना शासन आप चलाते रहिए, लेकिन जो मेन पावर है वो मेरे पास रहेगी, आप सिर्फ लोकल रूलर बनकर काम करेंगे। बट दे वर ऑर्डर टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी, भाई उनको मेरी सुपरमेसी एक्सेप्ट आप लोगों को करनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला। दे वर रिक्वायर्ड टू पे हिम टैक्सेस एंड रिवेन्यू। जो रूलर्स थे उसको, राजा को क्या करते थे? टैक्सेस और रिवेन्यू देते थे। उसके बाद आर्ट एंड म्यूज़िक। समुद्रगुप्त वॉज गुड स्पेशली इन द म्यूज़िक एंड सिंगिंग। वो म्यूज़िक और सिंगिंग में अच्छे थे। ही वॉज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज पोइट्री। अपनी कविताओं के लिए भी वो जाने जाते हैं। ही ऑल्सो प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द वीणा। वो वीणा बजाना भी जानते थे। ही रिस्पेक्टेड द लर्न पीपल। ही गेव रिवॉर्ड्स टू पीपल फॉर लर्निंग द संस्कृत लैंग्वेज। वो लोगों की, जो इंसान सीखना चाहता है उसकी वो रिस्पेक्ट करते थे और उन लोगों को रिवॉर्ड देते थे जो संस्कृत लैंग्वेज क्या करते हैं? सीखते हैं। ही ऑल्सो डोनेटेड मनी टू द ब्राह्मण्स, और वो ब्राह्मण्स को मनी भी डोनेट करते थे। रिलीजियस बिलीव्स एंड टॉलरेंस। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। वो विष्णु भगवान के भक्त थे। ही रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स एंड इवन अलाउड द किंग ऑफ श्रीलंका टू सेट अप अ मोनेस्ट्री एट गया। वो हर धर्म का सम्मान करते थे और उन्होंने श्रीलंका के राजा को परमिशन भी दी थी कि आप वो बोध गया में, यानी कि बिहार में, एक मोनेस्ट्री बना दीजिए बुद्ध की, एंड इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज़्म। और मोनेस्ट्री क्या? बुद्धिज़्म को फॉलोवर्स जो होते हैं बुद्धिज़्म के, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। उसके अलावा कॉइन्स एंड करेंसी। हिस्टोरियंस हैव फाउंड मैनी गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के टाइम के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं हिस्टोरियंस को। द कॉइन्स हैड ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द डिज़ाइन, और उन कॉइन्स पर ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। द इम्प्रेशंस ऑफ द कॉइन वेरिड, और जो कॉइन्स के ऊपर जो इम्प्रेशंस होते हैं वो अलग अलग होते थे, मतलब एक जैसे सिक्के नहीं थे, अलग अलग तरह के थे। द डिपिक्टेड द किंग प्लेइंग वीना, होल्डिंग अ बो, ट्रैम्पलिंग अ टाइगर एक्सेट्रा। उन पर क्या क्या इंप्रेशंस होते थे कि भाई जो राजा है वो वीणा बजा रही हैं, धनुष लिया हुआ है उन्होंने, या वो टाइगर से युद्ध लड़ रहे हैं, उसको दबा दिया है, दबोच दिया है, एक्सेट्रा। द प्रयाग इंस्क्रिप्शन डिपिक्टेड हिम एज अ हीरोज ऑफ 100 बैटल। सो जो प्रयाग प्रिस्क्रिप्शन है उनको हीरोज ऑफ 100 बैटल भी बोलती है। द प्रशस्ति डिस्क्राइब्ड हिम एज महाराजा धीराज और द किंग्स ऑफ किंग। तो जो प्रशस्ति है उनको कैसे डिस्क्राइब करती है
थे कि भाई वो महाराजाधिराज हैं और राजाओं के भी राजा हैं। समुद्रगुप्त वो सक्सीडेड बाय दिस एल्डर सन रामागुप्ता। तो जो समुद्रगुप्त हैं उनके बाद उनके बड़े वाले बेटे रामागुप्ता गद्दी पर आए, हु वॉज सेड टू हैव बीन मर्डर्ड, लेकिन उनका मर्डर हो गया बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस बाय द चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि वो चंद्रगुप्त सेकंड से मतलब मुकाबला नहीं कर पाए थे। द चंद्रगुप्त सेकंड असेंडेड द थ्रोन ऑफ पाटलिपुत्र इन अबाउट 375 CE। तो उसके बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके दूसरे बेटे वो राजगद्दी पर बैठे लगभग 375 CE के आसपास। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज अ कॉन्करर, वो एक योद्धा थे, लाइक हिज फादर समुद्रगुप्त, अपने पापा की तरह ही। ही वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, उनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था। ही मेड मैनी मिलिट्री कॉन्केस्ट which include the conquest of मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र which were under the शाखा रूल। तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े जिसमें मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र जो कि शाखा रूल के अंडर में आता था, सब उन्होंने जीते। ही वॉज नाउ एबल टू कंट्रोल द 3 पोर्ट्स ऑफ भरूच, सोपारा और कैम्बे। उन्होंने 3 पोर्ट्स पर भी कब्जा कर लिया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, भरूच, सोपारा और कैम्बे, ये 3 पोर्ट पर। दिस फैसिलिटेट ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज, जिससे फॉरेन कंट्रीज से जो सी ट्रेड होता है वो आसानी से हो सके। उज्जैन अपीयर्स टू हैव बीन द इनलैंड सेंटर अपॉन विच मोस्ट ऑफ द ट्रेड रूट्स कन्वर्ज्ड। तो जो उज्जैन है वो इनलैंड एक एरिया बन गया था ट्रेड रूट्स का। समुद्रगुप्त ऑक्यूपाइड द थ्रोन फॉर नियरली 40 ईयर्स। तो चंद्रगुप्त ऑक्यूपाइड द थ्रोन फॉर नियरली 40। चंद्रगुप्त ने लगभग 40 सालों तक शासन किया। पाटलिपुत्र जो है एक फ्लरिशिंग सिटी बन गई थी उनके शासनकाल में। चंद्रगुप्त सेकंड को सकारी भी बोला जाता है, विच मीन्स द कनकर ऑफ शाखाज, यानी कि जिन्होंने शाखाज को हराया वो सखारी। उसके अलावा चक्रवर्ती विच मीन्स द यूनिवर्सल एम्परर, उनको चक्रवर्ती भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल एम्परर, यानी कि ब्रह्मांड का सम्राट। ही वॉज फेमसली नोन फॉर हैविंग अ कोर्ट विद 9 रोबल। तो उनके पास नवरत्न थे, वो फेमस थे। लर्न मैन कॉल्ड, उनको नवरत्न बोला जाता था, यानी कि 9 ज्वेल्स। दीज नवरत्न इंक्लूडिंग द फेमस पोइट कालिदास एंड द एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। तो इनकी ही जो कोर्ट थी उसमें कालिदास कवि और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट थे, इन्हीं 9 ज्वेल्स के अंदर। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? द गुप्ता एम्पायर शोज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। दे हैड अ स्मूथ सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन एंड गवर्निंग ऑफ टेरिटरीज। उनका एक रिवेन्यू कलेक्ट करने का स्मूथ सिस्टम था और टेरिटरीज को गवर्न करने का भी। द वेलफेयर एक्टिविटीज वर रन प्रॉपरली। द डिगिंग ऑफ वेल्स, मेकिंग ऑफ रोड्स, कैनाल हेल्प्ड इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ट्रेड्स। तो अच्छे रोड्स होना, कुएं होना, नहरें होना, सब ने एग्रीकल्चर और ट्रेड को बढ़ाया है। उसके अलावा अदर डेवलपमेंट्स भी हुई। साइंस एंड लिटरेचर फ्लरिस्ड, साइंस और लिटरेचर बढ़ा। द आर्ट ऑफ एजेंटा एलोरा केव्स एंड द आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूप, द टेम्पल ऑफ झांसी जो दियोगर में, एंड कानपुर, द फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके ही टाइम पर। The carving and making stone statues of gods and goddesses also show remarkable improvement from the earlier times। तो पहले जो स्टैचूज बनते थे गॉड के एंड गोडेसेस के, उसमें एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आया इनके ही टाइम पर, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ही। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, बिल्डिंग, ट्रेड विद इन द कंट्री एंड विद द फॉरेन कंट्रीज ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी। तो एग्रीकल्चर बढ़ा, आर्ट क्राफ्ट बढ़ा, ट्रेड बढ़ा फॉरेन कंट्रीज से, तो इन सब से क्या आई? प्रॉस्पेरिटी आई। द गुप्ता पीरियड हैज़ देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री का गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड का रिलीजियन, द गुप्ता शोज अ प्रेफरेंस टू देयर फैमिली डाइटी विष्णु। भाई वो विष्णु, उनके पापा भी विष्णु भगवान के भक्त थे और ये भी, जैसा कि इनकी फैमिली भी है। दे परस्यूड द पॉलिसी ऑफ परफेक्ट फ्रीडम ऑफ वर्शिप। और इन्होंने हमेशा फ्रीडम दिया है वर्शिप में, मतलब कोई पाबंदी नहीं लगाई लोगों पर कि भाई अगर हम विष्णु भगवान को पूजते हैं तो आप लोग भी पूजिए, बिल्कुल सब लोगों को पूरी फ्रीडम दी गई। न्यू टेम्पल्स वर बीइंग built, better attractive idols were made
of Hindu gods and goddesses and thus there were a revival of Hinduism to a great degree. उन्होंने बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बेटर आइडल मतलब मूर्तियाँ बनवाई हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की, जिसकी वजह से जो हिंदुइज्म है उसमें एक रिवाइवल आया, एक चेंज आया। उसके अलावा उसके बाद हम पढ़ते हैं गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। द सब्सिक्वेंट किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वर नॉट फेमस एज समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जितने भी रूलर्स आए वो इतने फेमस नहीं हुए जितने या इतने काबिल नहीं थे जितने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड थे। द रूल ऑफ द गुप्ता कंटिन्यू टिल 570 CE। दे हैड टू फाइट मैनी वॉर्स विद द हुआन्स विच मेड देम वीक। और जो गुप्ता एम्पायर है वो लगभग 570 CE तक चला और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े हुनास से, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे, वीक हो गए थे। उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन। While we learn a lot about Gupta period from the Prashastis, but there are some kings whose biographies gives a lot of information. A case in the hand is the life story of the किंग हर्षवर्धन। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने प्रशस्ति से जानी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हैं जिनके बारे में हमें उनकी बायोग्राफीज से जानने को मिलता है, जिसमें से एक आते हैं हर्षवर्धन। द हर्षवर्धन इज़ हर्ष चरित्रा इज़ अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो जो हर्ष चरित्रा है वो बायोग्राफी है किंग हर्षवर्धन की, हु रूल्ड इन द 7th century CE, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में क्या किया था, शासन किया था। द बायोग्राफी वॉज रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट वान भट्ट इन संस्कृत। तो जो बायोग्राफी है हर्ष चरित्रा वो उनके कोर्ट पोइट वान भट्ट ने लिखी थी संस्कृत में। द राइटिंग ऑफ द अनदर चाइनीज ट्रेवल एंड स्कॉलर ह्युआंग सांग डिस्क्राइब द रूल ऑफ हर्षवर्धन। उसके अलावा जो उनके शासनकाल में चाइनीज़ ट्रैवल जो हैं हुआंग सांग उनके ट्रैवल करने के लिए आए थे, उनकी भी लिखे हुए लेखों से हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। ही हैड बिकम द रूलर ऑफ कन्नौज एंड हैड सक्सेसफुल कैप्चर्ड मगध एंड बंगाल। वो कन्नौज के रूलर थे और उन्होंने मगध और बंगाल को सब सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था। हिज वेंचर्स टू कैप्चर एरियाज ऑफ साउथ ऑफ नर्मदा वर स्टॉल्ड एंड ही वॉज डिफीटेड। उनके वेंचर्स ने नर्मदा के साउथ में भी कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो डिफीट हो गए, वो रुक गए। हर्षवर्धन के टाइम पर लिटरेसी और एजुकेशन कैसा था? हर्षवर्धन वॉज अ ग्रेट रूलर, वो ग्रेट रूलर थे। ही वॉज लिटरेट हिमसेल्फ एंड इवन कंपोज्ड फेमस प्लेज लाइक रत्नावली एंड नागानंदा। और वो लिटरेट थे खुद भी, और उन्होंने बहुत सारे प्लेस जो हैं वो कंपोज किए, जिसमें से फेमस हुआ रत्नावली और नागानंदा। ड्यूरिंग हिज रूल नियरली अ क्वार्टर ऑफ द रिवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो जितना भी वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका 1/4 हिस्सा एजुकेशन पर जाता था। नालंदा बिकम अ वर्ल्ड फेमस सीट ऑफ हायर लर्निंग। नालंदा के बारे में हम सब जानते हैं, तो हायर लर्निंग में वो बहुत फेमस थे। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज स्कॉलर हुआंग सांग, मोर देन 15,000 स्टूडेंट वर गेटिंग फ्री एजुकेशन एट नालंदा। तो नालंदा में लगभग 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं फ्री एजुकेशन लेते थे। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा टीचर्स थे और 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते थे। वो पूरी यूनिवर्सिटी थी। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिनिस्ट्रेशन वो स्ट्रिक्ट। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस होता था नालंदा में वो बहुत स्ट्रिक्ट होता था, हर किसी को उसमें एडमिशन नहीं मिलता था। सिर्फ जस्ट अबाउट 10 to 20% ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कुड सिक्योर अ सीट। तो जितने भी एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे उसमें से सिर्फ 10 या 20% को ही क्या मिलता था, सीट मिलती थी या उनका एडमिशन हो पाता था, अदरवाइज नहीं। The revenue from 100 villages were earmarked for this institution. Besides this, there were many other centers of learning at विक्रमशिला एंड काशी। नालंदा के अलावा विक्रमशिला और काशी ये भी अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स रहे हैं लर्निंग के। तो लगभग 100 जो गांव हैं उनका जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो सब इस इंस्टीट्यूशन के लिए जाता था। उसके अलावा हर्षवर्धन चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करते थे। किंग हर्षवर्धन हैड अ वेरी काइंड हार्ट, बहुत दयालु थे। ही यूज्ड अ होल्ड अ पूजा एट प्रयाग एवरी 5th year एंड गेव अवे लॉट्स ऑफ वेल्थ टू द नीडी। तो वो हर 5 साल बाद प्रयागराज में एक पूजा करते थे और बहुत सारा धन दौलत जो है वो दान कर देते थे जिनको ज़रूरत होती थी उनको। द राइटिंग ऑफ हुआंग सांग स्टेटेड दैट इन
643 CE. At one such prayer meeting, he even gave away his personal jewels and cloth. तो 643 CE में उन्होंने ऐसी ही एक प्रेयर मीटिंग करी जिसमें उन्होंने अपने खुद के गहने और कपड़े भी दान में दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ कपड़े अपनी बहन से मांगे और अपने आप को कवर किया। ही ऑल्सो बैग्ड ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने गलियों में भीख भी मांगी। आफ्टर गिविंग अवे ऑल हिज वेल्थ, अपनी सारी वेल्थ को दान करने के बाद। सच वॉज अ मैग्नैनिमिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ऑफ द किंगडम। तो ये उनकी दयालुता थी अपने किंगडम के लोगों के वेलफेयर के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं द रूलर्स ऑफ सर्दर्न रीजन। तो सर्दर्न रीजन के जो रूलर्स हैं, द प्रशस्ति फाउंड इन द सर्दर्न रीजन टेल्स अस अबाउट द पल्लवास एंड चालुक्यास। तो वो हमें चालुक्यास और पल्लवास के बारे में बताती हैं प्रशस्ति। हु वर फेमस डायनेस्टी ऑफ द सर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हर्षवर्धन के टाइम पर ही जो साउथ इंडिया में हैं दो फेमस रूलर्स थे, पल्लवास एंड चालुक्यास। The Pallavas ruled their kingdom from their state capital city of Kanchipuram. Their kingdom spread around the Kaveri Delta. तो जो पल्लवास है उनकी कैपिटल सिटी कांचीपुरम थी जो कि कावेरी डेल्टा के आसपास था। The Chalukyas had the capital at Ahihol, which लाइज इन द मॉडर्न डे ऑफ नॉर्थ कर्नाटक। तो जो चालुक्याज हैं उनकी कैपिटल आईहोल थी जो कि आज के कर्नाटक में है। द टेम्पल्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड स्टोन रेवल डेट देयर वॉज जनरल प्रोस्पेरिटी। तो उनके जो टेम्पल्स हैं और जो स्टोन रिविल्स हैं वो उनकी जनरल प्रोस्पेरिटी को दिखाते हैं। द चालुक्याज एंड द पल्लवास फ्रीक्वेंटली अटैक्ड ईच अदर एज देयर वॉज प्रोस्पेरिटी ऑन बोथ साइड। तो जो चालुक्याज और पल्लवास हैं वो आपस में ही लड़ते रहते थे क्योंकि दोनों तरफ क्या थी, प्रोस्पेरिटी थी। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज साउंड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था और वेल कोऑर्डिनेटेड था। द फेमस किंग ऑफ चालुक्याज वॉज पुलुकेशिन सेकेंड। तो चालुक्याज वंश के एक बहुत फेमस राजा हुए जिनका नाम था पुलुकेशिन सेकेंड। ही वॉज पुलुकेशिन सेकेंड who thwarted the attempt of हर्षवर्धन to capture areas to the south of the नर्मदा रिवर। हमने हर्षवर्धन के सेक्शन में पढ़ा था कि उन्होंने नर्मदा के जो साउथ का जो रीजन है वहाँ पर एरियाज़ को कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पुलुकेशिन सेकेंड ही थे जिन्होंने हर्षवर्धन को रोका था। द प्रशस्ति फाउंड हेयर वॉज रिटन बाय पुलुकेशिन कोर्ट पोइट रवि कीर्ति। तो जो पुलुकेशिन के बारे में जो प्रशस्ति हैं वो किन्होंने लिखी हैं, उनके ही कोर्ट पोइट रवि कीर्ति जी ने लिखी है। ही हैज़ डिस्क्राइब द किंग सक्सेसिव अटैक्स अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट इन हिज पोएम्स। उन्होंने डिस्क्राइब किया है जो राजा हैं उनके अटैक्स को दोनों तरफ, मतलब वेस्ट में भी और ईस्ट की तरफ भी, और अपनी पोएम्स में उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया है। द victories of Chalukya's kings on Pallavas was not long-lived। जो चालुक्यास किंग ने पल्लवास पर जो विजय हासिल की थी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। Soon the region saw the rise of the Rashtrakutas and the Cholas, about whom you shall study later। चालुक्यास के बाद इस रीजन में राष्ट्रकूटास और चोलास इनका शासन आ गया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।